उधमपुर से श्रीनगर रेल लाइन जो बन रही है उस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं। हमारे अंडर में 100 से ऊपर अफ्रीकन जो मैन पावर थे वो काम कर रहे थे। घर बनाने के लिए कौन सा मौसम बेस्ट हो सकता है? प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़, तूफान और भूकंप जब आए तो उस चीज़ से सुरक्षा के मद्देनज़र हम किस तरह के स्ट्रक्चर वाले घर तैयार करें ताकि इन सब चीज़ों से बचा जा सके। घरों में नमियाँ पड़नी शुरू हो जाती है, कली लगना शुरू हो जाता है, दरारें गर्मियों में पड़नी शुरू हो जाती है, तो इन सब के पीछे क्या कारण हो सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? घर बनाने के बाद जो ढलैया है वो समय से पहले झरने लगता है, तो आज आप बताएं कि किस प्रकार के सीमेंट के प्रयोग हमें करने चाहिए। अगर हम 10 लाख के बजट में कोई प्यारा सा घर बना रहे हैं और उसमें आप जैसे सिविल इंजीनियर के राय मशवरा ले रहे हैं, तो हमारा कितना पैसा जो है परसेंट में बच सकता है? और इंडिया का नाम सुनने के बाद तो वो एक अलग ही फील करता था। अब कहता है कि इंडिया भाई भाई है, इंडिया अफ्रीका। नमस्कार दोस्तों, मैं बिरजू कुमार, स्वागत है आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे विशेष अतिथि हैं सिविल इंजीनियर मोहम्मद हसनैन जी। तो आइए इनसे संवाद के जरिए इनके जीवन काल और अनुभव को नज़दीक से देखने और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार हसनैन जी, आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आपका जो ये प्रोग्राम चल रहा है रियल हीरोज़, इसमें मुझे इनवाइट करने के लिए, लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके रियल हीरोज़ जो प्रोग्राम चल रहा है, इसके जो ऑडियंस हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उन सबको मेरे तरफ से सलाम, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। हसनैन जी, हम चाहते हैं कि आपका एक साधारण लड़का से सिविल इंजीनियर बनने तक का जो सफ़र है, जर्नी है, उसके बारे में आप हमारे साथ साझा करें। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ा एक छोटा ऐसा इंट्रो दे दूं। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है और मेरे पिताजी का नाम मास्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जो स्कूल रिटायर्ड टीचर हैं। मैं उनका लड़का हूं और मैं अपने ही क्षेत्र का रहने वाला हूं, कुशेश्वर स्थान क्षेत्र का, जो बर्रा पंचायत है, उस गांव से बिलोंग करता हूं। तो मेरा जो ये सिविल इंजीनियरिंग बनने का जो एक साधारण लड़के से जो आप पूछ रहे हैं जी, तो उसका यही है कि मेरी भी एजुकेशन यहीं से स्टार्ट हुई है ना, गवर्नमेंट स्कूल से। जी, गवर्नमेंट स्कूल से। उससे पहले मेरा 4th क्लास तक मैंने डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा से किया था, मेरी शिक्षा वहीं से हुई है। उसके बाद मैं समेला स्कूल जो है हमारा, यहाँ से मेरा जो है आगे का जर्नी स्टार्ट हुआ। 9th क्लास तक मैंने सतीघाट नंद किशोर उच्च विद्यालय सतीघाट से भी मैंने शिक्षा ली है। उसके बाद फिर मैं दरभंगा चला गया था, जहाँ से मैं सफ़ी मुस्लिम हाई स्कूल से मेरी 10th की जो शिक्षा वहाँ से मैंने प्राप्त किया है। 10+2 भी दरभंगा से ही हुआ मेरा। तो इसी तरह मेरी जर्नी आगे बढ़ते गए। उसके बाद मैंने बीटेक में मेरा एडमिशन हुआ जो हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैंने बीटेक किया है। फिर उसके बाद मैंने एमटेक भी किया है उसी यूनिवर्सिटी से। 2014 में मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया था। उस टाइम से ही फिर मैं जॉब में कार्यरत भी हूँ और काम कर रहा हूँ। अभी तक 9 से 10 ईयर होने जा रहा है मेरा एक्सपीरियंस। और इस बीच में हमने बहुत सारे क्षेत्र में काम किया है, खास करके कंस्ट्रक्शन लाइन में। और सबसे पहला जो मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था वो NCL में हुआ था, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, बीना उत्तर प्रदेश में है ये जी। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कोल माइंस का वहाँ पे प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने काम स्टार्ट किया था। तो मेरी जर्नी इसी तरह चलती गई। फिर आगे बढ़ा, मैं इंडिया से बाहर जाने का भी मौका मिला। ईस्ट अफ्रीका भी मैं गया था, वहाँ पे एक मालावी कंट्री है, वहाँ मैंने 2 साल काम किया है। उस जगह से फिर 2018 में मैं इंडिया आ गया। अभी जो प्रेजेंटली मेरा जो है वो हम सबसे बड़ा जो इंडिया का जो ड्रीम प्रोजेक्ट कहिए आप, श्रीनगर के लिए उधमपुर से श्रीनगर रेल लाइन जो बन रही है, उस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं। उसका USBRL प्रोजेक्ट है, उधमपुर श्रीनगर रेलवे लिंक जो बन रहा है, वो इंडियन गवर्नमेंट का वो प्रोजेक्ट है। इस पे अभी हम कार्यरत, तो वहाँ पे डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पे हम काम कर रहे थे। तो यही मेरी जर्नी है। इसी तरह मैंने काफ़ी मेहनत से जो भी है, मतलब स्टार्टिंग जो होता है एक फ्रेशर इंजीनियर से एक एक्सपीरियंस इंजीनियर तक पहुंचने का जो एक दौर होता है, वो काफ़ी मतलब संघर्ष बड़ा होता है और मैंने वो किया है, मेहनत किया और काफ़ी अचीवमेंट्स भी मिले हैं।
तो आज यहाँ तक पहुँचे। तो दोस्तों चलिए अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। इनसे पहला सवाल ये है कि हम चाहते हैं कि आप बताएं कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है। सिविल इंजीनियरिंग का डिफिनेशन जो है कि द प्रोफेशन ऑफ डिज़ाइनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग, जो डिज़ाइन से स्टार्ट होता है उसको एग्जीक्यूट करना, किसका, स्ट्रक्चर का, एग्जीक्यूटिंग ऑफ स्ट्रक्चरल वर्क टू सर्व द नेशन, टू सर्व द जनरल पब्लिक, सच एज आपको जैसे हो गया कि हाईवे हो गया, ब्रिज हो गया, कैनाल्स हो गया, डैम्स हो गए, सीवरेज सिस्टम होता है वो हो गया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, पावर प्लांट है और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, ये सारी चीज़ें सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आती है। और जो उसको डिज़ाइनिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक ये पूरा काम सिविल इंजीनियर का होता है उसमें जी। उसके देख रेख में ही सारी कामें होती है जी। अब हम चाहेंगे कि आप बताएं कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए जी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए सबसे पहले तो 10+2 हम लोग करते हैं, वो मैथमेटिक्स से हमको करना पड़ेगा जी। उसके बाद हम लोग जो है बीटेक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जैसे IIT JEE जो है वो आपको वो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम आप दीजिए, उसमें अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिल जाएगा जी। अगर उसके बाद भी नहीं हो पाता है बहुत सारे लोगों का, तो प्राइवेट कॉलेज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इसी तरह बहुत सारे हैं, तो आप वहाँ से भी ये बीटेक की डिग्री हासिल कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम एक छात्र हैं और हमें उस चीज़ की जानकारी नहीं है, हम फ्रेशर हैं, तो हम कैसे तय करेंगे कि हमें किस तरह के कॉलेज में हमारा एडमिशन होना चाहिए ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसमें देखिए सबसे पहले तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उस कॉलेज का आप देखिए कि यूनिवर्सिटी जो एफिलिएशन कहाँ से मिला है, AICTE का अप्रूवल है उसमें, उससे एफिलिएशन मिला हुआ है। उसके बाद वो जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का मार्केट रिपुटेशन क्या है, उसकी रैंक क्या है, वो क्या रैंक चल रहा है उसका, तो वो देख करके हमको डिसाइड करना है कि ये कॉलेज जो आता है, फिर कॉलेज पे आएंगे तो कॉलेज उसी से ये होगा, एफिलिएटेड होगा वहाँ से, तो उसके आधार पे हमको चयन करना चाहिए कि नहीं जो ये यूनिवर्सिटी है इसके कॉलेज जो भी हैं वो सही है, फ्यूचर उसका अच्छा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमको यहाँ से अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहिए जी। अब हम चाहेंगे कि आप बताएं कि इंजीनियरिंग जो है जी, सामान्य तौर पर लोग एक ही जबान पर होता है इंजीनियर इंजीनियर, तो आप बता दें आज कि इंजीनियर कितने प्रकार के हो सकते हैं, होते हैं। देखिए इंजीनियरिंग तो सिविल, एक सिविल आ गया, सिविल के बाद भी इंजीनियर, खाली ओनली सिविल ही इंजीनियर नहीं है जी। सिविल आ गया तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन का जितना भी वर्क होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार होता है वो सारे सिविल इंजीनियर के अंदर आता है। बाकी उसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, एरोनॉटिकल इंजीनियर है, उसके बाद जो है आप IT कम्युनिकेशन वाले हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, तो इस तरह के बहुत सारे इंजीनियरिंग का फील्ड है जो सारे इंजीनियर्स मिलके आज हमारा जो भी वर्ल्ड का जो भी चल रहा है वो कमर्शियल, फाइनेंशियल जो भी सेक्टर है या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये सारे इंजीनियरिंग के इंजीनियरों को ये मदद से ही ये सारे काम आगे बढ़ रहे हैं, आज इतना डेवलपमेंट जो हो रहा है जी। आपने बताया हम सामान्य तौर पर इंजीनियर समझे, उसके बाद आपने बताया कई तरह के इंजीनियर हो सकते हैं, कई तरह के फील्ड हैं। अगर उस फील्ड में से हम सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में आ जाते हैं तो फिर हमें पता चलता है ये भी कई प्रकार के होते हैं। आप हमें बताएं कि सिविल इंजीनियरिंग कितने प्रकार के हो सकते हैं और कौन कौन से। सिविल इंजीनियरिंग जैसे एक तो आपको पहला हो गया स्ट्रक्चरल इंजीनियर, जो मतलब जो जिसका काम है ब्रिजेज, स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितना भी काम होगा, बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, जो भी है, ये सारी कामें जो हैं वो स्ट्रक्चरल के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद जो है आपको एक हाईवे इंजीनियरिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो इंजीनियरिंग होता है उसके अंदर ही आता है ये। उसके बाद एयरपोर्ट का भी अलग होता है, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग अलग है। उसके बाद जो है आपको मटेरियल इंजीनियरिंग भी आता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ये जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी आएंगे, जो जियो टेक्निकल वाले का भी एक अलग काम होता है, वो आपको कहीं काम स्टार्ट करने से पहले वो सारे वहाँ का जो सॉइल है उसके बारे में पूरा जो है क्या डिटेलिंग है वो जियो टेक्निकल वाले ही आपको सब बताएंगे। तो बहुत सारी हैं इसमें, किसके अंदर में भी, लेकिन जनरली ज़्यादातर लोग जो है स्ट्रक्चरल को फोकस करते हैं जी। हम चाहेंगे कि आप सामान्य भाषा में बताएं कि ताकि एक आम आदमी समझ पाए कि सिविल इंजीनियर का सामान्य भाषा में क्या क्या काम हो सकता है। देखिए सिविल इंजीनियर का काम जो है
आप कोई जैसे एक मान लीजिए आप एक घर बनाना चाह रहे हैं, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले तो क्या है, आप जब भी घर बनाना चाहे तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप कोई सिविल इंजीनियर से कंसल्ट करें, जी उससे मिले और अपना प्लान बताएं कि मुझे क्या बनाना है, वहाँ पे मेरी लैंड कितना है, क्या एक्वायर लैंड है, उसके हिसाब से हमको इसमें क्या क्या बनवाना है, उससे आप कंसल्ट कीजिए, आपको वो सही गाइडलाइन देंगे। वो आपको एक ड्राइंग डिज़ाइन करेंगे सबसे पहले कि आपका क्या क्या बनना चाहिए, उसमें क्या क्या कहाँ पे कॉलम्स आएंगे, कहाँ पे क्या आना है, वो सारी चीज़ें वो डिसाइड करेंगे जो लेआउट प्लान है। तो आप उससे कहीं अगर घर बनाते हैं तो आपका ज़्यादा बेनिफिट है। आपको लग रहा है कि नहीं इंजीनियर से कंसल्ट करेंगे तो वो कुछ कंसल्टेंसी चार्ज लेंगे हमसे, लेकिन नहीं, वो अगर आपसे चार्ज लेते हैं तो आपका लाखों रुपया वो बचा के भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो उस चीज़ को आप ध्यान नहीं दे पा रहे। और घर जो बनाते हैं आप एक मिस्त्री से जो बनाएंगे तो उसको ये नहीं मालूम है कि हम ये डिज़ाइन जो कर रहे हैं, बना रहे हैं, उस पर कहाँ पे प्रॉपर क्या चीज़ कहाँ पे होना चाहिए वो नहीं। आज भी मैं देखता हूँ अपने गांव में भी और जगह पे भी कि लोग जो कॉलम्स होते हैं उसको एक लाइन में कभी भी नहीं होता, कोई कॉलम्स यहाँ है तो कोई थोड़ा सा उसका डिफर हो रहा है, कहीं हो रहा है, तो वो एक लाइन में होना चाहिए। उसके साथ दूसरी बात ये है कि स्ट्रक्चरल वर्क यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। लोग क्या करते हैं, ओनली ये समझते हैं कि ब्रिक वर्क कर दें, ईंटे की जुड़ाई कर दें, 10 इंची का वाल डाल दें तो हमारा घर मजबूत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है जी। ये सामान्य धारणा है। ये आपका अनवांटेड एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। आपको इंजीनियर यही बताएगा आपको कहाँ पे क्या वॉल डालना है, कहाँ पे 5 इंची लगना है, कहाँ पे 10 लगेगा, कहाँ पे बीम आना है, कहाँ पे कॉलम आना है, ये वो सारा चीज़ आपको पहले बता देंगे। इससे आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आप वो एक एस्टिमेट कर देंगे। एस्टिमेशन कॉस्टिंग जो होता है कि आपके इसमें कितना बजट इसमें आने वाला है, क्या खर्च होगा, ये भी आपको माइंड में होगा। हाँ ठीक है, 15% जो भी है 20% नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि डबल हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो इससे भी अवेयर रहेंगे आप, सही टाइम पे आपका घर बन जाएगा। नहीं तो पता चला बजट हमारा है नहीं, हम कहीं उससे ज़्यादा काम कर लिए। अब हम चाहेंगे कि आप अपना अनुभव साझा करेंगे कि अगर हम 10 लाख के बजट में कोई प्यारा सा घर बना रहे हैं और उसमें आप जैसे सिविल इंजीनियर के राय मशवरा ले रहे हैं, तो हमारा कितना पैसा जो है परसेंट में बच सकता है? देखिए, वो मैंने आपको क्या बताया कि जो अभी का जो रूरल एरिया में जो हम देख रहे हैं जिस हिसाब से घर बन रहा है, तो वो अगर इंजीनियर के कंसल्ट में आता है तो उसको हम कह रहे हैं डेफिनेटली अच्छा खासा उसमें उसको बचत हो जाएगा। जिससे मतलब कि अगर 10 लाख का वो काम हो रहा है तो हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि 8 लाख में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए वो, अगर उस हिसाब का है तो जी। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है प्रॉफिट होंगे उससे, और घर आपका सही भी बनेगा। अगर कुछ ऐसा चीज़ आता है, भूकंप आ जाता है, कुछ ऐसा आपको घटना हो जाता है कभी भी, तो आपका घर सेफ जोन में रहेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब अनसेफ हो जाएगा। जी। एक छात्र कैसे तय करे कि वह सिविल इंजीनियर में जाए तो क्यों जाए? इंटरेस्ट उनको इस संबंध में कैसे पता चलेगा? देखिए, इसमें तो इंजीनियरिंग फील्ड में तो डिपार्टमेंट बहुत हैं, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग मेरे हिसाब से, मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर का कैरियर हमेशा ब्राइट ही है और ये खत्म फ्यूचर होने भी वाला है। फ्यूचर जो है आपको कभी भी कंस्ट्रक्शन का काम हमको नहीं लग रहा है कि बंद होने वाला है। जी बिल्कुल। ये हमेशा चलता ही रहेगा। अभी जितना चल रहा है लगता है कि इससे कहीं ज़्यादा और इसकी स्पीड अप होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंजीनियर्स की डिमांड जो है वहाँ होगी। और जो आज के डेट में जो भी क्वालिफाइड इंजीनियर है जिसके पास कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है, वो देखिए तो अच्छे अच्छे जगह पे काम कर रहे हैं। कोई भी आपको ऐसे बेरोजगार या खाली बैठे नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये है, इसका फ्यूचर अच्छा ही है और रहेगा भी आगे इसका फ्यूचर, यानी फ्यूचर सिक्योर है। जी बिल्कुल। एक सिविल इंजीनियर का सरकारी सेक्टर में जाना या प्राइवेट सेक्टर में जाना, हम चाहेंगे कि आप दोनों पर प्रकाश डालें, अपनी बात रखें। देखिए, अगर कोई फ्रेशर इंजीनियर है, अभी जस्ट कॉलेज पास आउट हुआ है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि वो प्राइवेट सेक्टर में जाए। और प्राइवेट सेक्टर में भी कोई बड़ी कंपनी में नहीं जाके वो एक छोटे कॉन्ट्रैक्टर से जुड़े। उससे ये होगा कि उसको जो सीखने का जो मिलेगा वो बेसिक से स्टार्ट होगा और वहाँ से उसको सीखने का मिलेगा कि ये चीज़ ऐसे कैसे हो सकता है, ये काम अगर हुआ है तो वो किस तरह हम कर पाएंगे। जैसे क्या होता है, लोग अगर डायरेक्ट बड़ी कंपनी में चले जाते तो आपको मौका नहीं मिलता है कि आप ड्राइंग को स्टडी कर पाएँ या आप साइट में जाके क्या हो रहा है उसको कर पाए। वो लोग कुछ ऐसे वर्क में आपको लगा देंगे कि मटेरियल आ रहा है, आप उसी का जो है सो चेक करिए, जाके काउंटिंग करिए, स्टील आ रहा है उसको थोड़ा सा स्टैगर्ड कीजिए, थोड़ा सा अच्छे से रखिए, यार्ड बनाइए। यही सब में आप जो मतलब इससे आपका आगे
नॉलेज बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्टर में काम करने से ये फ़ायदा है कि आपको वहाँ पे एटलीस्ट ड्राइंग पढ़ने का मौका मिलेगा। जब तक आप ड्राइंग नहीं पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कैसे कि ये क्या काम हो रहा है। सही है कि नहीं? तो आपके हिसाब से बेस्ट जो है प्राइवेट सेक्टर हो जी। सकता है। हो सकता है। उसके बाद आपका कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, जी। 4-5 साल एक्सपीरियंस ले लीजिए, फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझने वाले भी लोग आपको देखने के बाद ये भी लगेगा नहीं ये जानकार है, इसको मालूम है कि ये काम कैसे होगा, तो वो एक्टिव रहेंगे या काम भी अच्छे से होगा। जी। अब हम चाहेंगे आप बताएं कि एक सिविल इंजीनियर का मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी कितने तक हो सकती है? मिनिमम तो देखिए जो एक फ्रेशर स्टार्ट करता है आज के डेट में, तो जिस हिसाब से है मार्केट, तो मिनिमम कम से कम तो 15,000 तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर में, इतनी महंगाई है। जी तो जी। सबको देखते हुए मिनिमम उतना होना चाहिए, और हर साल जो इंक्रीमेंट होता है वो इंक्रीमेंट उसको मिलना चाहिए। बाकी आगे का जो है वो कोई लिमिट नहीं है कि आपका कितना होगा, वो लिमिट आप तय कर सकते हैं क्योंकि कि आप हम कभी हमारा कभी एक कितना नक्शा बना करके ही उतना आपको हाँ। मिल सकता तो है। लिमिट कहीं नहीं। अब बड़ी बड़ी अगर इसमें गए, आप बड़ी कंपनी में जा रहे हैं कहीं, तो आपका सैलरी वहाँ बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, जी जो आप सोचे भी नहीं होंगे कितना सैलरी मिल सकता है हमको। तो ये डिपेंड करता है, जी। उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक सिविल इंजीनियर का फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है, क्या है आने वाले समय में? स्कोप तो वही है जो मैंने आपको बताया कि सिविल इंजीनियर का जी। स्कोप हमेशा आगे फ्यूचर अच्छा ही है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं आने वाला। बस ये है कि आप जिस हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो मेहनत से पढ़ें, जो एजुकेशन मिल रहा है उसको लें, वहाँ से उसको सही डायरेक्शन में यूज़ करें, तो उनके लिए जॉब की कमी नहीं है मार्केट में। प्रेजेंट टाइम में अगर हम शहरी क्षेत्र से हों या फिर ग्रामीण क्षेत्र से आते हों, जी। अगर हमारे घर का नक्शा बनवाना हो तो कितना बजट जो है, कितना खर्चा जो है हो सकता है, हमें करना पड़ सकता है? देखिए ज़्यादा नहीं आता है, आपका डिपेंड करता है कि आपका जो है प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, समझ गए ना? जी तो उसके हिसाब से है। कंसल्टेंसी चार्ज हमको तो लगता है कि अगर एक घर मकान बनाते हैं आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 हज़ार रुपया आप अगर खर्च करते हैं तो आपका घर जो है सो सही डायरेक्शन में बनेंगे, ड्राइंग के हिसाब से बनेगा। और आपका घर जो है, जो आप एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च करने वाले थे, जो आपको मालूम नहीं होता कि यहाँ पे क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, तो उससे भी बच जाएंगे आप। तो हमको तो लगता है हर आदमी को इंजीनियरिंग से इंजीनियर जो भी है आपके एरिया में जहाँ भी है, कंसल्ट कीजिए, उससे ही उसके गाइडलाइन के हिसाब से आप काम कीजिए तो बहुत अच्छा है, बेटर है। जब नक्शा पास हो जाए उसके बाद एक इंजीनियर का, सिविल इंजीनियर का घर पूर्णतः रूप से बनने तक कितनी बार विजिट होता है और उनके क्या क्या काम हो सकते हैं विजिट के दौरान? देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको कि जैसे अभी हम लोग मान लीजिए गांव में जो हम लोग घर बनाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना 4-5 रूम होंगे, ठीक है, बरामदा होगा और दरवाज़ा वगैरह जो होते हैं वही सब होता है। तो उसमें ज़्यादा इंजीनियरिंग का ज़रूरत नहीं है। उसमें उसका सबसे पहला जो ज़रूरत होता है एक्सकवेशन जो होता है, तो जो प्लान है ड्राइंग के हिसाब से वो प्रॉपर वो चेक करना है कि जो मिस्त्री वहाँ काम कर रहा है तो उसका वो प्रॉपर मार्किंग के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, वो आपको चेक करना है। एक्सकवेशन बराबर हो रहा है कि नहीं, वो कितना नीचे जाना है, एनजीएल लेवल क्या है उसका, वो चेक करना है कि वो प्रॉपर वहाँ तक गया कि नहीं, जो फुटिंग नीचे जो हम लोग डालते हैं राफ्ट वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये सारी चीज़ें एक बार लेआउट जब सेटअप हो गया सारा, तो फिर उसके बाद इंजीनियर का वहाँ से कुछ ये नहीं है। उसके बाद फिर वो स्लैब का काम होगा, वहाँ जाने के बाद उस टाइम में फिर विजिट करना पड़ेगा। सामान्य स्तर पर अगर हम घर बना रहे हैं तो अगर हम उसमें इंजीनियर इंक्लूड ना करें तो हम किस प्रकार के सरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, करना चाहिए, बेहतर होगा? देखिए स्टील जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं, सरिया जो बोले हैं आप जी तो वो क्या है कि गांव में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक फ्लोर बनाते हैं या 2 जाएंगे, ज़्यादा या मैक्सिमम 3 से 3rd फ्लोर तक जाते हैं। जी तो स्टील जो है अब क्या अच्छा है, जो हम लोग स्लैब का काम करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 mm का स्टील यूज़ होगा। कॉलम्स जो है हमारे, उसका जो हमको स्टील यूज़ करना है वो 12 mm का होता है, या उससे मैक्सिमम चले जाइए तो 16 mm का हो जाएगा। बाकी जो कमर्शियल बिल्डिंग होता है उसमें जाने के बाद आपको 20 mm का या 25 mm का ये सब यूज़ कर सकते, लेकिन गाँव के लिए उतना ज़रूरत नहीं है उतना हाई। जी अभी वर्तमान समय में
कई सारे एग्जाम्पल आए हैं जहाँ पर देखा गया है कि घर बनाने के बाद जो ढलैया है वो समय से पहले झरने लगता है। तो आज आप बताएं कि किस प्रकार के सीमेंट के प्रयोग हमें करने चाहिए। देखिए, हाँ, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है सीमेंट के बारे में। सीमेंट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा लोगों को। सीमेंट क्या है कि देखिए, मेनली सीमेंट जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। लोगों को, ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होता है। तो वो 3 टाइप्स में एक सबसे पहले आता है ओपीसी सीमेंट, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो अभी सबसे बेस्ट अगर कोई सीमेंट है तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है। इसका भी किस सेक्टर में यूज़ करना है उसका एक अलग ये है। तो इसको हम लोग जनरली ये दूसरा जो होता है वो होता है पीपीसी सीमेंट। पीपीसी सीमेंट जो होता है उसको बोलते हैं पोर्टलैंड पोजुलोना सीमेंट, और एक है पीएससी सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तो अभी ओपीसी का जो हम लोग बात कर रहे थे, तो ओपीसी क्या होता है कि वो हम लोग ज़्यादातर स्ट्रक्चर एलिमेंट का जो काम होता है, जो भी स्ट्रक्चर का काम होगा बिल्डिंग में, उसमें हमको ओपीसी ही मस्ट यूज़ करना चाहिए, वहाँ पीपीसी यूज़ नहीं करना चाहिए। अब आप पूछेंगे स्ट्रक्चर में मतलब क्या क्या है, तो जैसे आप एक बिल्डिंग स्टार्ट किए तो आपका सबसे पहला एक्सकेवेशन होगा, फिर एक पीसीसी का वहाँ पे हम लोग कास्टिंग करते हैं, उसके ऊपर जो काम स्टार्ट होता है, जैसे राफ्ट है तो राफ्ट का जो कास्टिंग करेंगे वो राफ्ट हो गया, कॉलम हो गया, बीम है और स्लैब, ये सारी जगहों पे हमको ओपीसी सीमेंट यूज़ करना चाहिए। ये इसमें भी 3 तरह के आते हैं ओपीसी सीमेंट। ग्रेड जो होता है वो मार्केट में अभी 3 टाइप्स के अवेलेबल हैं, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। तो 53 ग्रेड बहुत हाई मतलब हो गया वो, तो उसको वो जनरली क्या यूज़ होता है, ब्रिज वगैरह जहाँ बनता है उसमें हम लोग 53 का ये यूज़ करते हैं। कमर्शियल बिल्डिंग के लिए तो 33, 43 हम लोग ये सब यूज़ कर लेते हैं। तो ओपीसी सीमेंट का एक खासियत ये है कि इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका जो सेटिंग टाइम भी बहुत क्विक होता है और अच्छा स्ट्रेंथ देता है ये। तो ओपीसी सीमेंट हमको हमेशा स्ट्रक्चर में ही यूज़ करना चाहिए जो भी है। अब पीपीसी सीमेंट जो दूसरा आता है, आप सुने होंगे नाम पीपीसी, और ये जो सीमेंट के बारे में बता रहे हैं ना, तो सीमेंट बैग पे लिखा होता है ये ओपीसी है, पीपीसी है। अब पीपीसी सीमेंट उसका क्या यूज़ होता है, पीपीसी सीमेंट हो गया कि आप जब घर का प्लास्टरिंग करा रहे हैं, तो प्लास्टरिंग कराने के लिए आपको सबसे बेस्ट अगर कोई है तो वो पीपीसी सीमेंट। वहाँ पे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आप यूज़ नहीं करेंगे, वो करेंगे तो उसके लिए आप उसका अलग इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ब्रिक वर्क, जो ब्रिक मशीनरी वर्क होता है, जो ईंट का जो जुड़ाई करते हैं, उसमें आप कर सकते हैं उसका यूज़। वाटर प्रूफिंग का कहीं काम होता है तो उसके लिए भी ये किया जाता है। और दूसरा क्या होता है कि ये जो है पीपीसी सीमेंट जो प्रोवाइड करता है वो बेटर वर्केबिलिटी और फिनिशिंग देता है ये जी पीपीसी अपना। और इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन जो इसमें होता है वो लेसर होता है, इसलिए क्या होता है क्रैक्स वगैरह जो है वॉल पे कम दिखेंगे आपको, फॉर्म जो होते हैं वो कम दिखता है, इसलिए पीपीसी सीमेंट हमेशा प्लास्टरिंग में यूज़ करना चाहिए। अभी प्रेजेंट टाइम में कई तरह के ईंट आते हैं। अगर हम लाल ईंट की बात करें तो उसमें भी कैटेगरी है, और अभी फ्लाई एश ईंट भी आता है राख वाला। तो आप चाहेंगे, आप सजेस्ट करें कि कौन सा ईंट अभी प्रेजेंट टाइम के लिए बेस्ट हो सकता है? देखिए, उससे ये जो रेड ब्रिक्स जो होता है और फ्लाई एश में, मैं तो 2 ही इसमें देख रहा हूँ डिफरेंस है। एक तो अपने लोग के एरिया में क्या है, अभी वो रेड ब्रिक्स ही मिलता है ज़्यादातर। फ्लाई एश यहाँ काफ़ी कॉस्टली हो जाता है तो लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं जी, क्योंकि जो ब्रिक्स अपने यहाँ मिल रहा है उससे कहीं वो 1.5 गुना ज़्यादा दाम में मिलेगा तो वो लोग लेना नहीं पसंद करेंगे। फ्लाई एश में एक फ़ायदा ये होता है कि आप जो घर में वॉल जो आपने ब्रिक मशीनरी कराया तो उसमें जो प्लास्टरिंग का वर्क होता है उसमें एक स्मूथनेस आता है जी, उसका साइज शेप जो होता है एकदम इक्वल होता है, बराबर होता है। तो उसमें आपका प्लास्टरिंग में जो मसाला रहता है, मोर्टार जो बोलते हैं जिसको, वो आपका कम यूज़ होगा, वेस्टेज कम होगा उसमें। तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट है उसका जी। और ये वाले में क्या है, इसमें आपको जो है प्रॉपर शेप इसका नहीं बैठ पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है अंदर का अगर मिलाएंगे तो बाहर नहीं मिलेगा। तो प्लास्टरिंग कहीं ना कहीं 12 mm कहीं हो रहा है तो कहीं उस पर कहीं किसी जगह पे 16 mm 20 mm तक भी आपको, तो ये एक्स्ट्रा जो है आपको इस पर खर्च हो जाएगा। अभी गर्मी के मौसम में देखा गया है कि छत जो है काफ़ी हीट हो जाता है, उस वजह से लोगों को काफ़ी गर्मी होती है। तो हम चाहते हैं आप बताएं कोई ऐसा तरीका है जो इस चीज़ से बचा जा सकता है, हीट से? देखिए, हीट से बचने के लिए तो ये है कि अगर फर्स्ट फ्लोर है, सिंगल फ्लोर का है तो आपको ज़्यादा हीट लगेगा ही। जो भी टॉप में रहेगा उस पर तो हीट आना ही आना है क्योंकि उस पर डायरेक्ट सनलाइट आता है जी। तो उसके लिए आप ये है कि आप उस पर
ऊपर जो शीटिंग कर दीजिए, जी शीट लगवा दीजिए, एक फ्रेम बना करके उसके ऊपर शीट जैसे यहाँ पे अभी लगा हुआ है, तो उस हिसाब से आप उसको कम कर सकते हैं। या नहीं तो फिर उसके ऊपर आप जो है, अभी तो चल रहा है कि आपको रूफ पे जो है आप वेजिटेबल्स वगैरह लगा सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। तो जी। ये सब भी कर सकते हैं, जिससे आपका घर भी ठंडा रहेगा और दूसरा आपका एक तीर से दो हाँ, निशाना। एक बिजनेस में स्टार्ट हो जाएगा। जी जी सही है। जी। अभी प्रेजेंट टाइम में ईंट जोड़ने के लिए और प्लास्टर के लिए मिस्त्री जी जो है सजेस्ट करते हैं कई तरह के बालू। तो आप बताएं कि ये चीज़ें कहाँ तक मायने रखती हैं बालू का? देखिए बालू एक्चुअली वो तो प्लास्टरिंग के लिए बोलते हैं कि पतला बालू चाहिए, और इसके लिए ब्रिक मशीनरी के लिए मोटा बालू चाहिए, वो ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से बालू में सिल्ट जो होता है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा होगा सिल्ट तो क्या होगा, उसकी बॉन्डिंग जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगी उसमें, ठीक है ना। सिल्ट क्या है, सिल्ट बिल्कुल स्मूथनेस होता है, वो कहीं भी रखेंगे आप वो बैठेगा नहीं, वो भागता है, स्लिप करेगा आपको, जी ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं उसका बॉन्डनेस को वो कम करता है, तो वो देखना है कि सिल्ट कितना है इसमें। जब हम घर बना रहे होते हैं तो अभी लोग जागरूक हो गए हैं तो उसी समय वायरिंग करवा लेते हैं, कई लोग बाद में करवाते हैं। तो इस पर बेस्ट क्या हो सकता है आपके अनुभव के आधार पर? देखिए वायरिंग जो है अभी तो एक अंडरग्राउंड वायरिंग जो चलता है वॉल के अंदर, तो वॉल के अंदर जो वायरिंग है वो आजकल ट्रेंडिंग भी है और थोड़ा सेफ भी है। तो वो तो आपको वायरिंग तो बाद में होता है, पहले वायरिंग का जो भी प्रॉपर चीज़ें हैं, जो पाइप्स वगैरह आना है, कहाँ पे क्या बोर्ड्स लगेंगे, ठीक है ना, तो वो सारा सेटअप पहले ही करना है आपको, प्लास्टरिंग होने से पहले करना है। वो सारी चीज़ें हो गई, फिर आपका जब प्लास्टरिंग हो जाता है आप उसकी वायरिंग का काम जो है आप करवा सकते हैं। अगर हम घर बना चुके होते हैं तो पेंट के लिए किस प्रकार के पेंट बेस्ट हो सकता है एक घर के लिए? पेंट तो देखिए पेंट करने का जो है, पहले तो लोग क्या होता था कि घर में प्लास्टरिंग किए डायरेक्ट पेंट कर देते थे। अभी पेंट का बहुत सारा ट्रेंडिंग चला हुआ है, पुट्टी करा लीजिए, वॉल पुट्टी कराने के बाद उसमें एक स्मूथनेस आता है, फिनिशिंग दिखेगा आपको, उसके बाद फिर पेंट कराइए। मार्केट में बहुत सारे पेंट अवेलेबल हैं, आप उसमें जो भी है उसके हिसाब से चूज़ कर लीजिए, आपके बजट के हिसाब से कौन सा पेंट आपको बेटर है जी वो ठीक है। मौसम के आधार पर देखा गया है, जब बारिश का वक्त होता है तो घरों में नमियाँ पड़नी शुरू हो जाती है, कली लगना शुरू हो जाता है, दरारें गर्मियों में पड़नी शुरू हो जाती है। तो इन सब के पीछे क्या कारण हो सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? ये दरार पड़ने का सबसे मेन रीज़न जो ये गर्मियों में ही क्यों ऐसा होता है, गर्मी में इसलिए होता है कि हीट जो है सनलाइट का वो ज़्यादा है। तो कभी कहीं ना कहीं ये होता है कि जब हम आपको क्रैक्स दिखेगा वॉल में, वॉल क्या होता है, वॉल को हम लोग प्लास्टरिंग जनरली प्लास्टरिंग करते हैं, तो प्लास्टर जब करते हैं तो उसका अगर प्रॉपर क्यूरिंग नहीं हुआ होगा, क्यूरिंग मीन्स जो पानी जो डालते हैं हम लोग वॉल पे, अगर वो प्रॉपर तरीके से, वो पूरी तरीके से उसको पानी नहीं मिला होगा तो क्या होगा, वो ड्राइनेस उसके अंदर से आएगा, और वो ड्राइनेस जब आएगा तो वो किस पे इफेक्ट दिखाएगा, इफेक्ट दिखाएगा आपके वॉल पे, आपके प्लास्टरिंग पे। तो इस वजह से भी होता है, और भी इसके बहुत सारे रीज़न हैं। आप देखते होंगे गांव में बहुत सारा जो काम होता है, लोग क्या समझते हैं कि एक कॉलम है और एक वॉल दोनों तरफ से आ रहा है, तो लोग पहले क्या करते हैं, वॉल बना लेते हैं, फिर कॉलम की कास्टिंग करते हैं, ढलाई करते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है जी लोग को ये भी देखे हैं कि कॉलम अगर बना हुआ है तो उसको स्क्रैच मारता है, लोग उसको थोड़ा सा रफ करता है, और ज्वाइंट के वजह कि उसको बॉन्डिंग बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये बॉन्डिंग बनाना यही तो गलत है जी। अभी कहने का मतलब ये है कि स्ट्रक्चरल वर्क का मतलब क्या, वो पहले का था, जो बनाने का जो तरीका था घर पहले बनता था, अभी ऐसा नहीं है। अभी स्ट्रक्चरल सिस्टम में आए तो नीचे से जो एक कॉलम आया वो एक राफ्ट से कनेक्ट है, वो कॉलम आया, बीम एक दूसरे से कनेक्ट है, मतलब सारा स्ट्रक्चर कनेक्टेड हो गया। तो अब अगर मान लीजिए कि भूकंप आता है, तो अगर भूकंप आएगा तो नीचे से ही आता है, ज़मीन से आता है, तो इफेक्ट किसको करेगा, पहले इफेक्ट करेगा वो राफ्ट को जो नीचे डाला है सबसे अंदर, उससे जो आएगा कंपनसेट होकर के, तो वो किस पे इफेक्ट दिखाएगा, कॉलम पे दिखाएगा, कॉलम किसको ट्रांसफर है, बीम को करेगा, फिर स्लैब में आएगा। तो अगर ये एक दूसरे से कनेक्टेड है तो उसको कुछ नहीं होने वाला है, वो एक कंपन से आएगा वो चला जाएगा। अब कहने का मतलब है ब्रिक्स जो है, वो ब्रिक वॉल जो है, हम तो उसको कनेक्ट करते हैं, अब वो कॉलम से है, कॉलम से कनेक्ट, अगर कॉलम जब हिलेगा तो ब्रिक्स तो इससे है, ब्रिक्स में क्या होगा, उसमें जब कंपन आएगा तो उसके अंदर तो बार्स है नहीं, स्टील नहीं है, रॉड, वो कंपन क्या करेगा, उसको दीवार को फाड़ देगा।
तो यही होता है कि आदमी को ये नहीं समझना चाहिए कि हम दीवार उसके साथ जोड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग बनाना, नहीं, बॉन्डिंग नहीं बनाना है उसको। अगर आपका बॉन्डिंग नहीं है तो आपके दीवार पे भी कुछ नहीं असर होने वाला, वो आएगा वो फिर चला जाएगा वापस। सिर्फ कवर के रूप में दीवारें होनी चाहिए। हाँ, बस ओनली कवर्ड पार्टीशन जो होता है, अभी देखे होंगे आप शहर में, देखे होंगे बिल्डिंग जो बनता है पहले ही सारा कंस्ट्रक्शन हो चुका होता है, और जितना भी ब्रिक वर्क होगा रूम का पार्टीशन वो बाद में करता है, उसका कोई ये नहीं है। वो लोग तो यहाँ तक होता है कि जो अभी कॉलम है, कॉलम में मेश डाला जाता है, मेश आता है पतला सा, वो देखे होंगे जो जाली होता है ना हम लोग, फिर विंडो वगैरह मच्छर मॉस्किटो वगैरह से मई करने के लिए लगते हैं, उसी टाइप का एक आता है मेश, वो मेश को ऐसे डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पर ब्रिक को ज्वाइंट करते हैं कि मतलब ये ब्रिक्स का ज्वाइंट इससे नहीं हो कि फ्यूचर में अगर कुछ होता है इस तरह का तो क्या होगा, उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं तो पूरा फट जाएगा। जहाँ जहाँ आपका वाल देखे होंगे जब भी अगर भूकंप आया होगा, ये तो हम चाह रहे थे कि आप बताएं तो लोग इस चीज़ को समझ पाए। तो लोग ये चीज़ नहीं करना चाहते। अब मिस्त्री क्या है, मिस्त्री वही काम करता है, बोलता है कि नहीं आप एकदम इसके साथ जोड़िए, उसको उससे फ़ायदा होता है। क्यों? ये हमेशा होता रहा है और होता रहा। मिस्त्री इसलिए नहीं बताना चाहता है क्योंकि मिस्त्री का उसमें फ़ायदा है। फ़ायदा इसलिए अगर उसने शटरिंग का काम किया है तो उसका 2 साइड का शटरिंग बच जा रहा है, नहीं तो एक कॉलम को कास्टिंग करने के लिए उसमें आपको 4 साइड शटरिंग लगाना पड़ेगा, उसमें कहीं थोड़ा ज़्यादा वर्क है, मेहनत भी ज़्यादा है। और ये 2 तरफ से वाल आ गया तो वो दोनों तो सपोर्ट हो गया, 2 साइड का ऐसे लगाता है, उसका जो भी प्लाईवुड रहे या जो भी है उसको सेट कर दिया, वो भी हल्का सा, और उसके अंदर कंक्रीट डाल देते हैं। वाइब्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, जो वाइब्रेटर यूज़ करते हैं हम लोग, नीडल जो उसका होता है उसका प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। उसको यूज़ करने के लिए आप अगर खाली दोनों तरफ से चिपका के रखेंगे एक नेल्स पे तो वो रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। जब वो खुले तो एक स्मूथनेस दिखना चाहिए, ना कि कहीं पे वो आपको जो है हनी कम जैसा दिखना चाहिए, ऐसा नहीं दिखना है, गिट्टी बाहर निकल के आ रहा है, वो सब बहुत नुकसानदायक बिल्डिंग के लिए, एक बिल्डिंग का लाइफ के लिए वो सब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। नमियाँ क्यों पड़ जाती हैं दीवारों में? वो धीरे धीरे बारिश के समय में आधी छत तक चला जाता है, ऐसा क्यों होता है? नमियाँ जो पड़ रही है, कहने का मतलब उसको सीलन बोलते हैं। जी जी, वही। तो सीलन जो पड़ने का मेन रीज़न एक है कि आपका कहीं ना कहीं आप जो छत डाले हैं ऊपर में, तो छत में कहीं ना कहीं आप वाइट तो नहीं छोड़ दिया आपने, जिसकी वजह से वो पानी अंदर तक जा रहा है, वो भी देखना है। जब आप कास्टिंग कर रहे हैं छत का और जब आप प्लास्टरिंग कर रहे हैं तो आपको वाइट्स नहीं दिखना चाहिए। वाइट्स का मतलब कि छिद्र टाइप का, उससे क्या पानी तो अपना रास्ता बना लेता है, कहीं से न कहीं वो चला जाएगा। तो अब वो अगर रास्ता बन गया होगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि इधर वाइट्स है, तो अब उसके जरिए वो कभी भी बारिश का पानी आएगा कुछ भी, या नीचे फ्लड आ गया तो आपको वो सीलन दिखना शुरू हो जाएगा। जी जी। तो ये सब चीज़ों पे भी ध्यान देखना है। इसके लिए आपको प्रॉपर वाइब्रेशन करना है। जो वाइब्रेटर चलाते हैं, वाइब्रेटर तो यूज़ भी नहीं करते हैं बहुत जगह, तो यूज़ करना मस्ट है वो वाइब्रेटर। और दूसरी बात है क्यूरिंग करना, कम से कम तो 10 दिन क्यूरिंग होना चाहिए पानी का, जब कास्टिंग हो जाए। ये 10 दिन तक घर बनने के बाद हम हाँ, उस चीज़ को करें। उसको करना चाहिए। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़, तूफान और भूकंप जब आए तो उस चीज़ से सुरक्षा के मद्देनज़र हम किस तरह के स्ट्रक्चर वाले घर तैयार करें ताकि इन सब चीज़ों से बचा जा सके, हम पहले से तैयार हो, हमारा घर तैयार हो, जान माल का नुकसान ना हो। देखिए उसके लिए क्या है, अभी हम लोगों का जो क्षेत्र है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, और अर्थक्वेक जोन उतना यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है जी। बहुत कम आता है, तो जिसकी वजह से ज़्यादा हम लोग को यहाँ अवेयर रहने का उतना कुछ ये नहीं लगता है कि हम उस हिसाब से घर बनाएं। बाकी अभी जो जितने भी स्टील वगैरह जो यूज़ होते हैं तो आप जनरली उसमें देखे होंगे कि वो कोरोजन लेस होता है, मतलब उसमें कोरोजन नहीं होना चाहिए, जो जंग वगैरह जंगरोधी जो बोलते हैं। तो वो सब अगर हम स्ट्रक्चरल बिल्डिंग बनाते हैं ना अगर हम लोग, तो हमारा घर को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। खाली अगर ओनली हम लोग जो है ब्रिक्स वर्क करके काम करेंगे, ब्रिक के ऊपर डिपेंड रहेंगे, कॉलम बीम बोले ना आपको एक लाइनिंग में नहीं है, वो लाइन फॉर्म में नहीं है, तो वो आपका वो घर ज़्यादा इफेक्ट होने का चांसेस रहेगा। तो आपको कभी भी है तो आप उस हिसाब से स्ट्रक्चरल घर बनाइए, जिससे आपका घर जो है सेफ रहेगा हमेशा जी। उसको भूकंप जो अगर इस तरह का आता भी है तो कोई इफेक्ट करने वाला नहीं है उसको। अभी हमारे भारत में कई तरह के मौसम हैं, तो हम चाहते हैं कि आप बताएं कि घर बनाने के लिए कौन सा मौसम बेस्ट हो सकता है। घर बनाने के लिए कोई मौसम ऐसा कुछ नहीं है स्पेशल। आप घर का कंस्ट्रक्शन का काम तो हमेशा चलता रहता है, आप देखे होंगे, कोई ये नहीं होता है। लेकिन ये है कि अगर थोड़ा सा नमी के टाइम में काम होता है
जब मतलब मौसम ज़्यादा हीट नहीं हो, तो बसंत ऋतु। थोड़ा बहुत वो उसका असर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता है। मौसम कोई ज़्यादा इफेक्टनेस नहीं दिखाता है इसमें। तो हाँ, बारिश के मौसम से बचना चाहिए। बारिश के मौसम में बचने का ये है कि जैसे आप कास्टिंग कर रहे हैं तो उस टाइम में ही बचना है। बाकी तो अगर काम हो रहा है, हमारा काम चल रहा, बारिश में अगर ज़्यादा बारिश होगा तो क्या होगा, आपका मैन पावर डिस्टर्बेंस होगा, जो आदमी काम कर रहा है वो आपका नुकसान होगा। तो लोगों को ऐसा मौसम चुनना चाहिए जिसमें ना तो बारिश हो ज़्यादा है, न ज़्यादा उतना गर्मी भी ना हो, हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं हो जिसमें, तो उस टाइम में करें तो वो सबसे हमारे हिसाब से बेस्ट है वो टाइम। जी दोस्तों, हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। अब हम इनसे आखिरी सवालों में से एक ये सवाल करना चाहते हैं कि जो छात्र अभी सिविल इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सिविल इंजीनियरिंग जो हमारे स्टूडेंट हैं अभी वो करना चाह रहे हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग तो हमेशा जो है ये एवरग्रीन फील्ड रहा है। मेरा बस यही उनसे कहना है कि आप मेहनत से पढ़ें, जो आपको वहाँ आपके कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसको फोकस करें, यूनिट वाइज जो चैप्टर्स हैं उसको अच्छे से स्टडी करें, उसका यूज़ करें। वही चीज़ आपको फ्यूचर में काम आने वाला है। आप जो काम वहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं, अगर आपका वो सारा चीज़ सही है तो आप जब बाहर निकलेंगे, आप कहीं किसी कंपनी में जॉब के लिए जाएंगे तो आपको वही सब चीज़ वहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो आप उस चीज़ को अच्छे से स्टडी करें, आएँ, फिर आपका वेलकम है सिविल इंजीनियरिंग में, और आपके लिए बहुत सारी कंपनी है जो आपको अच्छे से अच्छी जॉब जो है यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। तो आप अच्छे से मेहनत करें और इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें। हसनैन जी, आप जॉब के सिलसिले में आउट ऑफ इंडिया गए थे, इंटरनेशनल कंपनियों में काम किया है, तो हम चाहेंगे कि आप बताएं कि वहाँ के अनुभव भारत के मुकाबले किस प्रकार से थे, हमारे साथ साझा करें। देखिए, वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईस्ट अफ्रीका था, तो जो कंट्री में हम वहाँ पे थे वो मलावी था, नाम था उसका। वहाँ देखा मैंने कि लोग वहाँ बहुत पोलाइटली डील करते हैं, एक फ्रेंडली टाइप से, और काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं वहाँ। तो वो जगह जो था एक्चुअली, अभी जैसे हम लोग जो इंडिया में जितना डेवलपमेंट है, इतना डेवलपमेंट वहाँ नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो अभी डेवलपिंग कंट्री में था वो। लेकिन फिर भी वहाँ जो काम करने का जो एक ये देखा, डेडिकेशन देखा लोगों में, कोई भी चीज़ को, वो काफ़ी मतलब ज़्यादा था। हम लोगों से कभी कहीं ज़्यादा वो लोग डेडिकेशन के साथ काम करता था। तो कहीं ना कहीं लगता था कि नहीं, अगर ये काम कर रहा है इस हिसाब से तभी ये अचीवमेंट इसको मिल रहा है। इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हमारे कंट्री के, फिर भी अगर ये इतना कुछ कर रहा है तो ये इसके ओनली डेडिकेशन पे जाता है। तो लोग उस हिसाब से अगर काम कर रहा है तो बहुत बेटर है। कल्चर और रहन सहन किस प्रकार से डिफरेंस है दोनों में? कल्चर तो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे लोगों को जनरली क्या होता है कि शहर के जो लोग, वहाँ पे दो चीज़ हमने देखा है कि अगर लोग अमीर हैं तो बहुत अमीर हैं, और गरीबी कहीं पे ज़्यादा है तो बहुत नीचे लेवल का है। तो ये चीज़ वहाँ पे थी। वहाँ पे जैसे टैक्सेस वगैरह जो होता है अपने इंडिया में बहुत जो भी है, तो वो टैक्स एक सिस्टमेटिक चल रहा है। वहाँ पे वो टैक्स वो लेते हैं वो लोग भी, लेकिन क्या वहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं, जो काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, तो गवर्नमेंट उससे भी टैक्स लेती है। एक तो उनका सैलरी कम होता है और दूसरा उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो लोग को कहीं हमको लगता है कि उसके पास उतने पैसे फिर बचे नहीं होते हैं कि वो कुछ आगे वो कुछ कर सके। लेकिन फिर भी एक ये है कि वो काम बहुत अच्छे से करेगा। अगर जो भी काम हमने वहाँ पे, लगभग हमारे अंडर में 100 से ऊपर अफ्रीकन जो मैन पावर थे वो काम कर रहे थे, उसको हायर किया था मैंने, और वो काफ़ी अच्छा मतलब काम करता था। उसको एक चीज़ जैसे कोई गाइड कर दिया कि ऐसे काम करना है, इस चीज़ को कंप्लीट करना है, बस समझाना है एक बार, वो उसको कर देता था। वहाँ के लोगों के, भारत के लोगों के प्रति क्या मानसिकता रहे हैं, कैसा सोचते हैं, क्या स्वभाव रहता है आपके प्रति? नहीं, भारत के लोगों के प्रति तो उनका स्वभाव काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। वो चीज़ मैं देखा वहाँ पे कि लोग अगर कोई चीज़ हम देते हैं किसी को, जैसे कोई मेरा एक वर्कर है काम कर रहा है या कोई स्टाफ है, तो उसको इतना रिस्पेक्टनेस देखते थे कि वो अपने घुटने के बल बैठ जाता था, एक घुटने टिका करके दूसरे हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ के इतना सम्मान के साथ वो रिस्पॉन्ड करता था। और इंडिया का नाम सुनने के बाद तो वो एक अलग ही फील करता था, और कहता है कि इंडिया भाई भाई है, इंडिया अफ्रीका, समझे कि नहीं। नेल्सन मंडेला
और गांधी जी, इन दोनों में एक अलग मित्रता थी। तो लोग इंडिया को अच्छे नज़र से देखते हैं जी। ऐसा नहीं। अब जाते जाते हम आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि हम जो ये कार्य कर रहे हैं, इसका थीम है कि समाज का हर वह व्यक्ति जिसका समाज के विकास में योगदान है, वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, हम चाहते हैं कि वे हमारे प्लेटफॉर्म पर आए, अपना अनुभव साझा करें, अपनी कहानी लोगों के सामने रखें और हमारी ऑडियंस उनसे सीखते हुए अपने जीवन को जो है उज्जवल करे। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो इसके लिए तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ये इतना सराहनीय काम कर रहे हैं, जिससे आपकी जो ऑडियंस है, हमारे क्षेत्र की जो भी ऑडियंस है, जनता है, अगर आपके चैनल से जुड़ रहे हैं तो उनको कुछ सीखने को मिलेगा। जी। अगर कुछ चीज़ की जानकारी नहीं है तो लोगों जैसे आप जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उससे लोगों को सीखने को मिलेगा और ये एक अच्छा प्रयास है आपका। और हम तो आपको इसके लिए कहेंगे कि आप इसी तरह मेहनत से काम करते रहें, तो एक दिन आप अच्छे, आपका चैनल जो है और ऊंचे मुकाम पर जाएगा, लोग इससे जुड़ेंगे और क्षेत्रीय चैनल है हमारा, तो लोग इसको पसंद भी करेंगे। आज के संवाद को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन इतना देर देखने के बावजूद आपको लगता है कि कुछ ऐसे सवाल हो सकते थे जो हमें इनसे पूछने चाहिए थे, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यथासंभव हसनैन जी कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो हो सकता है जवाब दे पाएंगे। और ऐसे ही आगे भी ऐसे मेहमानों से मिलते रहना चाहते हैं, सीखते रहना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है या फिर आम आदमी है, घर बना रहे हैं, आपको लगता है कि इनकी भागीदारी उनमें होनी चाहिए, किसी प्रकार से हो, राय के रूप में, नक्शा बनवाने के रूप में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।